हिंद और नमस्कार। ग्रोथमंड यूपीएससी के सनदी सेवाओं एवं अन्य स्पर्धात्मक परीक्षाओं को लेकर अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्रोथमंड यूपीएससी के रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं ध्रुव जानी। पिछले दिन हमने कोई भी एडिटोरियल के ऊपर चर्चा नहीं की थी क्योंकि सोमवार को यानी कि 22 मार्च को हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई भी ऐसा अच्छा लेख प्रदर्शित नहीं हुआ था और जो लेख अच्छे थे उनके ऊपर हमने बात कर ली थी तो वे रिपीटेड थे। तो इसीलिए हमने कल किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस सप्ताह का प्रथम सत्र रहेगा और इसके तहत द हिंदू के एक अति महत्वपूर्ण लेख के बारे में बात करेंगे। जो नया डेवलपमेंट हमें हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नई दिल्ली को लेकर हमें दिख रहा है या आने वाले समय में भावी समय में आने वाला है, उसको लेकर यहाँ बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी पूर्व भूमिका देखेंगे कि क्या रहा है दिल्ली का हाल आज़ादी के पश्चात, क्या दिल्ली का स्टेटस रहा है आज़ादी के पश्चात, उसकी बात करेंगे और किन किन बिंदुओं को लेकर हमें यहाँ हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारी सनदी सेवा एवं अन्य स्पर्धात्मक परीक्षाओं में, उसका भी यहाँ विश्लेषण करेंगे। टाइटल आपके सामने है। टाइटल थोड़ा लंबा था इस लेख का, इसलिए हमने यहाँ इसका जो निष्कर्ष था पूरे टाइटल का वही लिख दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, यानी कि एक संशोधन करके दिल्ली के जो दिल्ली का जो एस्टेब्लिशमेंट है आज, ठीक है, उसको बदलने का प्रयास यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा हुआ। उसके बारे में देखेंगे क्या ये फेरफार की जो कोशिश है या प्रयास जो है क्या ये रीजनेबल है, वो भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही में अगर ऑन द अदर साइड आप कवर देखें तो एक बाजू हमारे सामने अरविंद केजरीवाल है जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है और सामने श्री अनिल बैजलाल है जो कि नए वर्तमान दिल्ली के उपराज्यपाल है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दोनों आमने सामने है और यहाँ आपको पावर कट का एक धब्बा दिखेगा। यह पावर कट दरअसल इस एक्ट से आने वाला है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री है उसकी सत्ता सीमित होने वाली है, उसकी सत्ता में कटौती यहाँ देखने को मिलती है। सारे मुद्दे देखेंगे, सारी चर्चा करेंगे और क्या ये कटौती संवैधानिक तौर से वाजिबी है वो भी देखेंगे। संवैधानिक मूल्यों का या हनन है या संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन है, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ हम लोग विश्लेषण करेंगे। मुख्य चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनुरोध करूँगा कि अगर आप सिविल सेवाओं के महत्वाकांक्षी एवं सीरियस छात्र है तो आप ग्रोथमंड यूपीएससी के साथ जुड़े। आपका जो जीएस पोर्शन है वो वहाँ यहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। साथ ही में अगर आप हाल ही में जो ग्रोथमंड यूपीएससी चैनल है अगर उसकी प्लेलिस्ट देखें तो आपको मल्टीपल वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे। रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस जो इस सत्र की बात हो रही है ये तो ऐसी श्रृंखला है जो प्रतिदिन अपडेट होती है, ठीक है। तो ये तो ऐसा प्लेलिस्ट है जो कि मोस्ट अपडेटेड है, तो आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें जानने को मिल सकती है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रिलिमिनरी एवं मुख्य परीक्षाओं में भी आपको मददरूप साबित हो। प्लस ये जो हमारे सेशंस होते हैं ये मात्र और मात्र सनदी सेवा या आप समझ लीजिए कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सीमित नहीं होते। सारे वर्गों के लिए जहाँ जहाँ जनरल स्टडीज़ आता है, जहाँ जहाँ सामान्य अध्ययन आता है, वो सारे छात्रों को हमारी चैनल का जो कंटेंट है वो अति उपयोगी हो सकता है उनकी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए। साथ ही हम लोग यहाँ हिंदी में बात करते हैं, बाइलिंगुअल हमने कहा है, मगर यहाँ हिंदी का जो पोर्शन है या हिंदी की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक कारण है क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल की भावना के साथ हम लोग चल रहे हैं, वो हमारा प्रथम उद्देश्य है, ठीक है। और अगर हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा छात्रों के लिए, ज़्यादा बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ इंग्लिश का प्रयोग ज़रूर करता हूँ मगर एक हद तक ही करता हूँ। हिंदी पर हमारा जोर ज़्यादा रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक यह जो विचारों की आप-ले है यानी कि एक्सचेंजेस ऑफ थॉट्स वो हो सके। तो आप देखिए हमारे चैनल में आइए, प्लेलिस्ट को देखिए। रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के बाद अगर जियोस्टैटिक की बात करें तो फिलहाल हम लोग विश्व इतिहास के दौर से गुजर रहे हैं। विश्व इतिहास में हमने पहले से शुरू किया है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ से शुरू किया है, तो वो भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही में आपका जो हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्लस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट नामक एक सीरीज हमारी चालू है जो कि किसी भी समसामयिक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को हम लोग बहुत ही ओवरव्यू के जो है उसकी दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। उसमें एक विहंगावलोकन लेते हैं और चीज़ें जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। प्लस इकोनॉमिक सर्वे
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी छात्र के लिए एवं जिम्मेदार नागरिक के लिए जानना ज़रूरी है। सरकारी हिसाब भी जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ हमने एक समर्पित श्रृंखला शुरू करी है, जिनमें अगले समय में वीडियोस जो है वो आते रहेंगे और लगभग 20 चैप्टरों का पूरा सर्वे है, तो 20 लेक्चर्स हम लेके आएंगे। प्रति लेक्चर प्रति चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जीएस के लिए आपका एक यह लास्ट स्टॉप हो सकता है और मुझे लगता है कि यह आपके सामान्य अध्ययन में, आपके ज्ञान में बहुत ही भरपूर इजाफा करेगा। साथ ही में डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको तुरंत ही अपडेट मिल सके। और अगर रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस की बात करूँ तो नेक्स्ट डे, अगर आज का एडिटोरियल है यानी कि 23 मार्च का एडिटोरियल है, तो यह एडिटोरियल का सेशन 24 मार्च को सुबह 8 बजे प्रीमियर होगा, ठीक है। तो आप भी अकॉर्डिंग टू आपका टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के जो हेल्दी सेशंस होते हैं वो आप ऐसे ही देख सकते हैं और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरियस छात्र है वे इसे पढ़े, इसे समझे, देखे और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाए। और अगर रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के महत्व की बात करूँ तो यह गेटवे है, काफ़ी सारी चीज़ों का गेटवे है। यह करंट अफेयर्स का भी है, साथ ही में आंसर राइटिंग स्किल्स का है, एसे राइटिंग स्किल्स का है, ओपिनियन बिल्डिंग का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यह एडिटोरियल्स को देखते हैं और इसी तरह चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करूँगा फिर से एक बार कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये चैनल और हमारा कंटेंट जो है वो पहुँच सके और आपके ज्ञान में इजाफा हो, साथ ही में हमारा ग्रोथ भी हो सके। तो अब मुख्य बात पर आते हैं, मुख्य चर्चा पर आते हैं। पूरी चर्चा की शुरुआत हम लोग लेख से करेंगे एज यूजुअल जैसे करते हैं। देखिए यह पूरा टाइटल है, दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेशन इज द टेल वैगिंग द डॉग, यानी कि यह जो नया बिल है, नया संशोधन है, ये दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री की सत्ता में कटौती करेगा, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की जो सत्ता है उसमें काफ़ी इजाफा करने की बात यहाँ की गई है, जो कि अपना आप में एक संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। अगर थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला था कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर जो है वो थोड़ी सीमित रहनी चाहिए इन केस ऑफ दिल्ली, और चीफ मिनिस्टर्स की उसकी जो पावर है, उसके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, उनकी सलाह पर उपराज्यपाल को काम करना है। मात्र पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ठीक है, ये 3 मुद्दे ही ऐसे हैं जो कि केंद्र के पास रहेंगे। बाकी सारी सत्ता है दिल्ली के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होगी, ऐसा हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा था। मगर उसके बावजूद आज सेंटर ऐसा बिल लेकर आया है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। साथ ही में यहाँ संवैधानिक मूल्यों का भी हनन हमें देखने को मिलता है। यह लेख बहुत ही अच्छा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा संशोधन भी यहाँ दिया हुआ है, मगर यहाँ लेख में जो दिए हुए संशोधन है वो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं साबित हो सकता, काफ़ी उपयोगी नहीं है। मगर नए बिल के प्रोविजंस की बात करें, दिल्ली की जो आज जो एनसीटी है उसका जो इवोल्यूशन है पूरा, अगर उसकी बात करें, उसकी टाइमलाइन की, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग लेख का मात्र और मात्र रेफरेंस लेंगे, यहाँ उसको आधार बनाएंगे और हमें जो बात करनी है जो कि हमारी परीक्षा हमारी मांगों को पूर्ण कर सके, उसको हम लोग यहाँ केंद्र में रखेंगे और पूरी चर्चा करेंगे। अगर सनदी सेवाओं के साथ इसका संबंध देखें तो जीएस पेपर 2 यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तहत, जीएस 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तहत पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के खंड के साथ यह संबंधी है। और इसमें भी हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन या सेंटर यूटी कह लीजिए, के साथ ताल्लुक रखता है। साथ ही में हमें मालूम है दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, तो वैसे भी प्रत्येक भारतीय के लिए इसका महत्व एक विशेष ही होता है। तो इस तरीके से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का। और संजय हेगड़े जी जो आज के ऑथर है, वी आर थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने बहुत ही अच्छा संशोधन पेश किया। मगर
संशोधन के कुछ ही बिंदु हम लोग यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट इन अ लीनिएज विथ अवर सिलेबल्स, ठीक है, वरना बातें यहाँ बहुत ही अच्छी की गई है मगर हमारे सिलेबल से कम जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ मात्र आधार ही लेंगे। मगर फिर भी हम आभारी है यह राइटर के, और ये राइटर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है, ठीक है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, अच्छे है, और उन्होंने एक अच्छा हमारे सामने प्रबंध पेश किया है, तो देखेंगे, और साथ ही में एक अच्छा मुद्दा भी दिया है, तो देखेंगे। ये यूजुअली हमारा एजेंडा रहता है, और सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात होती है, निष्कर्ष के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, चीज़ें होती है लेख में, कुछ संशोधन होता है, कुछ सांख्यिकी माहिती होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ हम लोग महत्वपूर्ण बातों में देखते हैं, यानी कि हाइलाइट्स। और तीसरा जो तत्व है या तीसरा चरण है वो है रिसर्च्ड एलिमेंट्स का, यानी कि जो कुछ परीक्षा संबंधी तैयारी है जो लेख में आमतौर पर नहीं दी जाती, उनको हम लोग यहाँ लेकर आते हैं और आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस को स्वयंभू हम लोग एक अपने आप में एक गेटवे के रूप में देखते हैं, मात्र और मात्र एक सोल, एक पोर्शन ऑफ द सिलेबस की तरह नहीं देखते, मगर यहाँ से एक गेटवे की बात करते हैं। आज का जो लेख है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस का गेटवे है, ठीक है, दिल्ली के बारे में हमें माहिती यहाँ से जानने को मिल सकती है। ऐसे मुद्दे ही होते हैं जो कि जो हमारे पेपर सेटर्स होते हैं वो ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक में से ही कुछ विशेष चीज़ों को ढूंढते हैं और हमारे सामने रखते हैं प्रश्न के रूप में, ठीक है, तो हम यहाँ वही ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उसी तरह ग्रोथ माउंट यूपीएससी की पूरी टीम साथ में मैं आपके सामने यह चीज़ें प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। तो हमारा जो पूरा पर्सपेक्टिव है रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस का वही अपने आप में एक भिन्न है, तो आप देखिए और आपके सामान्य अध्ययन के ज्ञान में भी आप इजाफा होते देख सकेंगे। तो यही बात है, तो शुरू करेंगे। सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष के बारे में देखेंगे, यानी कि उसका कंक्लूजन, उसका उपसंहार आप जो भी कहे। तो हमें मालूम है कि बिल लोकसभा में आज बजट सत्र का दूसरा भाग चल रहा है, और इसी के दौरान एक बिल आया है जिसे कहा जाता है कि एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, इसे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी भी कहा जाता है, तो दोनों चीज़ें ठीक है, ठीक है। अब ये बिल लोकसभा में किसी भी प्रकार से केंद्रीय सरकार ने पारित करवा लिया, क्योंकि मैं मालूम है लोकसभा में उसका बहुमत है, तो मेजोरिटी तो है, तो वो आसानी रहेगी लोकसभा में इसे पारित करने में। बावजूद काफ़ी विरोध हुआ, मगर फिर भी सरकार इसे लोकसभा में से पारित करवाने में सफल हो गई, और अब ये बिल जाएगा राज्यसभा में, फिर बाद में उसे प्रेसिडेंट्स एसेंट मिलेगी, और उसके बाद वो एक कानून का रूप धारण करेगा। तो ये प्रक्रिया होती है जो हमें आमतौर पे मालूम होनी चाहिए। अब इसके तहत कहा जाता है कि सबसे प्रथम तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी सत्ता में इजाफा देखने को मिलता है, वही जो मुख्यमंत्री है यानी कि चीफ मिनिस्टर है उसकी सत्ता में हमें गिरावट देखने को मिलती है। हमें मालूम है वैसे भी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है वो अपने आप में एक बहुत ही कमज़ोर मुख्यमंत्री होता है इन कंपैरिजन टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ फुल फ्लेज स्टेट्स। जो आज पूर्ण रूप से राज्य है, अगर उनके मुख्यमंत्री और उनके पावर्स की बात की जाए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो बहुत ही दुर्बल है रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि वीक। जो पूर्ण राज्य में राज्य सूची होती है, और वह राज्य सूची के विषय के ऊपर जो राज्य सरकारों के द्वारा कानून बनते हैं वो यहाँ हमें मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, और इसमें भी यह जो नया संशोधन आने वाला है जो आज बिल के रूप में है वो कल को कानून भी बन सकता है और कानून नहीं भी बन सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। मगर फिलहाल जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से सरकार की बहुमति है दोनों ही गृहों में,
उस तरीके से लगता है कि ये बिल ज़रूर ही कानून बनेगा नज़दीक के भविष्य में। तो अगर ये कानून बना तो आज जो चीफ मिनिस्टर के पावर है, जो कि ऑलरेडी कम है अन्य राज्यों की तुलना में, वो पावर्स और डिक्रीज होंगे और उसमें कटौती हमें देखने को मिलेगी। दे विल डिक्रीज फर्दर मोर। ठीक है, तो क्या ये संवैधानिक रूप से एक रीजनेबल एफर्ट है? क्या ये एक संवैधानिक रूप से रीजनेबल स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का? यही चीज का विश्लेषण हम लोग आज इस चर्चा के माध्यम से करेंगे, इस चर्चा में आगे के चरण में करेंगे। तो ये रही निष्कर्ष की बात। अब अगर महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे लेखक जो है वो एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे सामने प्रबंध रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई देखो, ये दिल्ली है और दिल्ली के साथ केंद्र सरकार आज ये कर रही है। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने विश्लेषण भी किया कि क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या आज जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उचित है या नहीं है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही बिन उपयोगी है, हमें देखना ही नहीं है उन चीज़ों को। तो इसीलिए यहाँ मात्र संक्षिप्त में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं लेख की वो करेंगे। फिर बाद में जो आज हमारे तत्व समझने हैं तीसरे चरण में, जो हमने यहाँ देखे थे एजेंडे में, यह तीसरा चरण है और यहाँ जो हमने देखे थे, यहाँ जो दो तत्व देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टाइमलाइन, यानी कि समय रेखा। आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में कैसे उत्पन्न हुआ वो पूरी प्रक्रिया देखेंगे समय के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर। और दूसरी जो चीज है वो है बिल 2021। मैं यहाँ पूरा नाम लिखने से बचूंगा, मगर जो आज का जो बिल है जो कि हमारी चर्चा के केंद्र में है, उसको थोड़ा नज़दीक से देखेंगे और समझेंगे कि ये पूरी बात क्या है और क्यों इतना हल्ला मच रहा है। वैसे तो ये बिल लोकसभा में से पारित होने के तुरंत बाद ही विपक्षों के द्वारा बहुत ही भारी मात्रा में विरोध दर्शाया गया है, मगर हमें मालूम है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो थोड़ी जो है सबल है, वो दृढ़ है, तो ऐसे विरोधों को तो वो ध्यान में ही नहीं लेगी। मगर ये यहाँ बात कहना मुझे आवश्यक लगा, तो इसलिए ये बिल की बात करेंगे, इसके मुख्य प्रावधान देखेंगे, साथ ही में यह समय रेखा की बात करेंगे कि कैसे आज दिल्ली का जो स्वरूप है वो बना, कैसे दिल्ली पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण बातों में हमें दो तीन चीजें देखनी है, जिसमें सर्वप्रथम लेख की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से हुई। लेख में चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड का रेफरेंस लिया गया है। चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, ये स्कॉटलैंड का भी किंग था और लगभग 1950 के आसपास ये राजगद्दी पर था इंग्लैंड में। ठीक है, तो उसके एक दरबारी ने एक बार बोला, बहुत ही जो है माहौल जो था वो बहुत ही रूमरस था, रूमरफुल माहौल था, और मनोरंजन के लिए ही उसके दरबारी ने बोला कि हमारा जो किंग है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्रिटी है। हमारे किंग के शब्दों की किसी भी व्यक्ति के ऊपर असर नहीं होती, हमारे राज्य के किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारे राजा के शब्दों की असर नहीं होती। ना तो हमारा राजा कोई समझपूर्ण बात करता है, ना तो वो कोई बेवकूफ बात करता है। यह सुन के चार्ल्स दूसरे ने बहुत ही तेजी से उसका उत्तर दिया और कहा कि ये शब्द सारे मेरे लिए है जो तुम प्रयोग कर रहे हो। उसने दरबारी को कहा, और मेरा जो कर्म है वो मेरे मिनिस्टर्स है, यानी कि माई डीड्स आर माई मिनिस्टर्स। तो यहां से कैबिनेट, सिस्टम की भावना का जन्म हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से लेखक ने यह लेख की शुरुआत की थी। ये एक
ऐसी छोटी बात कह के इन्होंने कैबिनेट सिस्टम के उद्भव के बारे में हमें थोड़ी माहिती दी और कैसे कैबिनेट सिस्टम धीरे धीरे आगे चलकर लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, कैसे धीरे धीरे कैबिनेट सिस्टम डेमोक्रेसी की पर्याय बन गई, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, यानी कि कैबिनेट सिस्टम अपने आप में डेमोक्रेसी के साथ जुड़ गई। और जो लोकतंत्र पूरे विश्व में उसके बाद प्रॉस्पर हुआ, उसके बाद फूला फला, जो संवर्धित हुआ, उसमें निहित हो गई कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, जहाँ जहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई वहाँ वहाँ जो प्रशासन था वो कैबिनेट के द्वारा किया जाने लगा, जिसका उदय चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड के द्वारा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा पावर दे रखे थे। जैसे वो दरबारी की बात हमने सुनी, किंग अपने आप में कुछ नहीं करते थे, मगर उनके वती उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनकी जो कैबिनेट थी, जो उनका मंत्री परिषद था, वही सारे निर्णय लेता था, वही सारी जो कामगिरी है प्रशासन की वो निभाता था। तो यहाँ से कैबिनेट का उदय हुआ। फिर बाद में कैबिनेट, जैसे मैंने आपको बोला कि लोकतंत्र का पर्याय बन गया। जहाँ लोकतंत्र के मूल्य प्रस्थापित हुए वहाँ कैबिनेट प्रणाली भी प्रस्थापित हुई, कैबिनेट के द्वारा ही प्रशासन होने लगा। जिसमें भारत भी एक देश है जहाँ सन 1947 में लोकतांत्रिक प्रणाली प्रस्थापित हुई और लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ ही कैबिनेट सिस्टम भी यहाँ लागू की गई, प्रशासन की पूरी क्रिया के लिए या प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ हमें दो तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है जो हमारी परीक्षा संबंधी उपयोगी हो सकती हो। जैसे लोकतंत्र का उदय, तो इंग्लैंड, कैबिनेट सिस्टम का उदय किस राजा के साथ जोड़ सकते हैं, तो चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड के साथ जोड़ सकते हैं। फिर लोकतंत्र का पर्याय कैबिनेट है, यह भी एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है जो कि किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट ही यहाँ प्रत्यक्ष रूप से ही पूछा जाए ऐसा बिल्कुल जो है अनिवार्य नहीं है। किसी भी स्वरूप में ये माहिती आपको उपयोगी हो सकती है। आपको आपके प्रीलिम्स में उपयोगी होना हो, आपके मेंस में उपयोगी हो सकती है, आपके मेंस में उपयोगी होना हो, आपके पर्सनालिटी टेस्ट में उपयोगी हो सकती है। ठीक है, और साथ ही में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं या ऐसे किसी मानवी की विषय के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको ये सारी माहितियाँ बहुत ही अच्छे से काम लग सकती है। तो यही ताकत होती है एडिटोरियल्स की। और फर्दर इस एडिटोरियल्स को फर्दर इसे ज़्यादा ताकत देने के लिए हम लोग इसमें अपना रिसर्च्ड एलिमेंट डालते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि कैबिनेट सिस्टम धीरे धीरे लोकतंत्र का पर्याय बन गया और भारत में भी लग गया। जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, तो आपको मालूम होगा कि 4 प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए, ए बी सी डी। ए प्रकार के राज्य थे, बी प्रकार के राज्य थे, सी प्रकार के थे और आखिरी में डी प्रकार के थे। जिसमें जो आखिरी के 2 है यानी कि सी और डी थे, इनका प्रबंधन केंद्रीय नेतृत्व से होता था। केंद्रीय नेतृत्व यानी कि ए प्रकार के राज्य थे, उनकी अपनी निर्वाचित सरकार थी, वो उनका प्रबंधन प्रशासन देखती। बी प्रकार के राज्य थे, उनकी अपनी एक जो है निर्वाचित सरकार थी, उनके अपने लोग थे जो प्रबंधन और प्रशासन देखते थे। मगर सी और डी में अपना कोई निर्वाचित नहीं था, अपने निर्वाचित लोगों की जो शासन पद्धति है, उसका जो मैकेनिज्म है, वो यहाँ गैर हाजिर था। तो उनका प्रबंधन सीधा केंद्रीय नेतृत्व से होता था, यानी कि वे यूनियन टेरिटरीज थे, वे केंद्र शासित प्रदेश थे सीधी भाषा में। अब जब हम आज़ाद हुए तो दिल्ली को सी कैटेगरी में रखा गया। दिल्ली बिकेम सी कैटेगरी दिल्ली। तब लगभग 14 लाख की पॉपुलेशन थी। आज तो दिल्ली में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़ से अधिक है। ठीक है, मगर तब मात्र और मात्र 14 लाख की पॉपुलेशन थी और दिल्ली को एक सी प्रकार का राज्य रखा गया था। मगर यहाँ काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे थे। जो केंद्रीय नेतृत्व था वो भी असमंजस में था कि क्या किया जाए दिल्ली को लेकर, दिल्ली के स्टेटस को लेकर, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा, उसके दर्जे को लेकर। तो काफ़ी सारे व्यू भी थे।
एक पक्ष कहता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाए, एक पक्ष कहता था कि दिल्ली को यूटी बना दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए एक राज्य। ऐसा कहा गया था कि जो है ऐसा भी एक व्यू था कि किसी भी राज्य में दिल्ली को जोड़ दिया जाए। काफ़ी सारे व्यूज़ थे तब की बाज़ार में, तब की पॉलिटिकल बाज़ार में, क्योंकि नए नए हम लोग आज़ाद हुए थे, नए नए स्वाधीन हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी थी, सीख रहे थे। तो ऐसे में यह मांग उठती गई कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, किसी भी किस्म का। कोई ऐसा तय नहीं था कि क्या इसे राज्य बना दिया जाए पूर्ण रूप से, क्या इसे केंद्र शासित प्रदेश ही रखा जाए, क्या इसे दूसरे राज्य में जोड़ दिया जाए। तो ये सारी जो मांगे हैं वो धीरे धीरे उठने लगी। फिर यहाँ दिक्कत ये थी कि सबसे प्रथम मांग थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए। अब यहाँ दिक्कत यह थी इस मांग में कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन गया तो फिर से वो सेंटर स्टेट्स के बीच की जो संघर्ष है वो शुरू हो जाएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म डेवलप होगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म डेवलप होगा तो दोनों के झगड़ों में, दिल्ली सरकार के झगड़ों में और केंद्र के झगड़ों में, दिल्ली का विकास जो है वो रुक जाएगा। दिल्ली का विकास, दिल्ली को जो न्याय मिलना चाहिए एज ए नेशनल कैपिटल, वो नहीं मिल पाएगा। तो ये एक इसका कारण था, यह इसकी आपत्ति थी। दूसरी मांग थी कि दिल्ली को यूटी ही रखा जाए। यह भी एक मांग थी जो कि तब काफी लोगों के द्वारा जो है ऐसे, काफी लोगों को ऐसी आशा थी कि दिल्ली को यूटी ही रखा जाए। मगर अगर दिल्ली को यूटी रखा जाए तो दिल्ली का जो प्रशासन प्रबंधन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार जो है वो जो ध्यान दे रही है, ठीक है, वो हो सके कि वो नहीं दे पाएगी। तो कुछ इसके कारण दिल्ली को यूटी भी नहीं बनाया गया। फिर साथ में एक ऐसी भी मांग उठ रही थी कि भले दिल्ली ही यूटी ही रहे, कोई उसमें पाबंदी नहीं, मगर वो डायरेक्ट सेंटर के अंडर में रहनी चाहिए, अंडर सेंटर कंट्रोल। तो अगर ये हो गया, यूटी बन गई और अगर ये सेंटर के अंडर में आ गया तो दिल्ली की अपनी क्या विशेषता रह जाएगी एज ए नेशनल कैपिटल। भारत की अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जैसे ही इसका प्रबंधन होने लगेगा, दिल्ली की कोई विशेषता नहीं रह पाएगी एज ए राष्ट्रीय राजधानी, आप कह लीजिए नेशनल कैपिटल। तो ये मांग को भी यहां छोड़ना पड़ा। तीसरी मांग थी दिल्ली कोई राज्य में मिला दिया जाए। यह भी एक मांग थी कि दिल्ली को किसी भी राज्य में, अड़ोस पड़ोस के पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, उसमें मिला दिया जाए। मगर यहाँ भी एक दिक्कत थी, अगर दिल्ली समझो किसी भी राज्य में मिला तो दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश होने के नाते दिल्ली का कद जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर किसी राज्य में दिल्ली मिल गया तो वो राज्य भी अपने आप में बाकी सारे राज्यों से बड़ा हो जाएगा, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, चाहे वो सेंटर की तिजोरी से पैसे निकालने की बात हो या किसी भी प्रकार के निर्णय को करने की बात हो या निर्णय करने की बात हो। तो इस वजह से, इस कारण की वजह से ये भी मांग जो है वो मानी गई ही नहीं। ठीक है, फिर बाद में तब के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, तब के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन लोगों के द्वारा एक बीच का रास्ता निकाला गया और उन लोगों ने 1951 में, 1951 में दिल्ली को
यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया। यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि वहां की निर्वाचित प्रतिनिधित्व। 1951 में पहली बार। ठीक है, अब यहां से पूरी जो समय रेखा है वो यहां से शुरू होगी और इस समय रेखा को हम लोग हमारे तीसरे चरण में देखेंगे। वैसे तो ये भी कुछ ग्रोथमोट यूपीएससी की टीम के ही इनपुट है इस सारी बातों में भी, मगर इसको यहाँ हमने क्लासिफाई नहीं किया। आगे हम लोग जो इनपुट में बात करेंगे, जो तीसरे चरण में बात करेंगे, वो 100% ग्रोथमोट यूपीएससी का इनपुट रहेगा। तो देखेंगे, देखिए अब यहाँ से टाइमलाइन की बात हुई 1951, जो मैंने आपको पिछले जिक्र किया पिछले स्लाइड में। दिल्ली यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके तहत मुख्यमंत्री को चुना गया, अन्य सभ्यों भी चुने गए। तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आई। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थे दिल्ली के ब्रह्म प्रकाश, जो कि दिल्ली के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बने सन 1951 में। मगर बहुत ही काफी मतभेद, बहुत ही काफी संघर्ष के बाद तब के केंद्रीय होम मिनिस्टर के साथ, ब्रह्म प्रकाश के तब के केंद्रीय होम मिनिस्टर हमारे श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। वे नहीं चाहते थे कि यहाँ दिल्ली में कोई निर्वाचित सरकार हो। वे चाहते थे दिल्ली मात्र और मात्र एक यूटी हो, विदाउट एनी टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विदाउट एनी टाइप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो उनके विरुद्ध हो रहा था। तो दोनों के बीच में, मुख्यमंत्री और तब के केंद्रीय गृह मंत्री के बीच में मतभेद था। तो इसी के चलते आगे चलकर 1995 में, आई मीन 1955 में, सॉरी, ब्रह्म प्रकाश रिजाइंड। इन्होंने अपना पद जो है मुख्यमंत्री का वो छोड़ दिया। ठीक है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। रीऑर्गेनाइजेशन, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी हम लोग कहते हैं, राज्य पुनर्गठन कानून भी कहते हैं, जिसके तहत आयोग की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही अच्छा एक्ट है जिसने भारत के आज के स्ट्रक्चर को एक नींव प्रदान की, एक बेस प्रदान किया, और उसके ऊपर आज का पूरा जो स्टेट और यूटी का स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। ठीक है, और ये एक्ट भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, हमारे लिए परीक्षा तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी महत्वपूर्ण है। इस लेख की चर्चा जो है वो हम लोग आज यहाँ करने से बचेंगे, क्योंकि आज वो हमारे केंद्र का विषय नहीं है। आज मात्र हमें इसका रेफरेंस लेना है। मगर अगर आपको यह एक्ट के बारे में जानना है फ्रॉम ए टू जेड, 360 डिग्री व्यू लेना है, तो आप जो ग्रोथमोट यूपीएससी की वीकेंड सीरीज चल रही है, जिसका एक समर्पित प्लेलिस्ट है जो प्रति संडे को अपडेट होती है, उसमें हम लोग अलग अलग कानूनों के बारे में बात करते हैं जो कि भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हो। तो आप वहाँ से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो पूरा सेशन है वो देख सकते हैं, और अपना पूरा जो एक्ट को लेकर जो अपना पर्सपेक्टिव है वो एकदम सुस्पष्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको जानना है, अगर आपको मालूम नहीं है, तो आप वहाँ जाइए यह सेशन के बाद, और ये पूरा जो एक्ट है वो समझ लीजिए, ताकि आपकी जो समझ है वो बेहतर हो सके। भारत की संरचना, भारत कैसे बना है, वो भी आपको बहुत ही सुस्पष्ट हो सके। तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप वो हमारा सेशन जाके देख लीजिए। अब आते हैं फिर से मुख्य चर्चा पर। तो यहाँ में सिर्फ रेफरेंस ही लेना है यह एक्ट का। तो क्या हुआ कि यह एक्ट ने एक ऐसी प्रणाली प्रस्तावित की जिसके तहत दो ही प्रकार के यूनियन के कंपोनेंट होने चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है भारत एक संघ है, तो दो ही प्रकार के यूनियन के कंपोनेंट होने चाहिए। एक होना चाहिए स्टेट, पूर्ण रूप से फुल फ्लेज स्टेट, और दूसरी होनी चाहिए यूटी। एक होना चाहिए स्टेट और दूसरी होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी। तो इसके तहत सारे राज्यों को फिर से पुनर्गठित किया गया, और इसी कानून के तहत दिल्ली को
यूटी बना दिया गया। और जो असेंबली थी जो 1951 में स्थापित गई थी, उसको और उसके निर्वाचित सभ्यों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को एबोलिश कर दिया गया, वो सारे पदों को। तो मात्र और मात्र अब दिल्ली 1956 में मात्र और मात्र एक यूटी बन गया, विदाउट एनी टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विदाउट एनी टाइप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब 10 वर्ष करीब ऐसा चला, दिल्ली एज अ यूटी काम करने लगी। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के द्वारा प्रशासन प्रबंधन चलने लगा। अब एक करीब एक दशक के बाद 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966। इसने एक छोटी सी व्यवस्था को जन्म दिया, एक छोटी सी इलेक्टेड व्यवस्था को, निर्वाचित व्यवस्था को, जिसे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल कहा गया था। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ये एक इलेक्टेड बॉडी थी, इलेक्टेड बॉडी जो आज दिन तक नहीं थी। 1956 से, जब से राज्य पुनर्गठन कानून लागू हुआ, तब से आज दिन तक दिल्ली एक मात्र यूटी थी, विदाउट एनी टाइप ऑफ इलेक्टेड मैकेनिज्म। मगर 1966 से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1966 से यहाँ फिर से एक छोटी सी व्यवस्था का जन्म हुआ, और इसका नाम था मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी थी। और करीब करीब ये बॉडी 61 सभ्यों की थी, 61 मेंबर्स, जिसमें से 56 इलेक्टेड थे और 5 जो थे वे नॉमिनेटेड थे। तो इस प्रकार से यहाँ दिल्ली में फिर से 1951 में एक बार प्रस्थापित होने के बाद फिर एबोलिश हुई, और फिर से यहाँ इलेक्टेड मैकेनिज्म जो है वो प्रस्थापित हुआ। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये सारी चीज़ें में याद रखनी है, ठीक है। तब जाके एक टाइमलाइन हमारे दिमाग में सेट होगी कि कैसे दिल्ली आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में आज हमारे सामने खड़ा है, या हम उसे देख पा रहे हैं। तो ये बात है। अब अगर आगे देखें 1966 से, तो ऐसा चल रहा था। फिर बाद में सरकार ने 1987 में एक कमेटी का गठन किया, केंद्र सरकार ने, और इस कमेटी को मात्र और मात्र इसी उद्देश्य से बनाया गया कि इस कमेटी को दिल्ली को लेकर क्या करना है, दिल्ली की प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए, क्या ये पूर्ण रूप से राज्य बनना चाहिए, क्या ये पूर्ण रूप से यूटी ही रहना चाहिए, यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली रहना चाहिए, या विथ लेजिस्लेटिव असेंबली रहना चाहिए, इत्यादि चीज़ों पर यह कमेटी के पास से केंद्र सरकार ने, तब की केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगा था। और ये कमेटी थी रिटायर्ड जस्टिस बालाकृष्णन के अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो स्वाभाविक रूप से इसे बालाकृष्ण कमेटी ही हम लोग कह सकते हैं, बालाकृष्ण कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी टू लुक अपॉन द इश्यू रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली की प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए, इसे क्या दर्जा मिलना चाहिए। यह कमेटी ने काफ़ी संशोधन किया, काफ़ी अभ्यास किया। फिर उसके बाद 1989 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की केंद्र सरकार को, 1989 में। और वैसे तो विस्तृत रिपोर्ट है, विस्तृत अहवाल है, मगर यहाँ हमें इसका मात्र और मात्र क्रश ही देखना है। तो अगर इसका क्रश की बात करें तो 3-4 मुद्दे हैं जिसके तहत कहा गया कि पहले तो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय राजधानी है। फिर यहाँ इलेक्टेड मैकेनिज्म होना चाहिए, इलेक्टेड मैकेनिज्म जिसके तहत एक चीफ मिनिस्टर होगा और उसकी काउंसिल होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसकी सलाह से, इन दोनों की सलाह से लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्णय करेगा। तो ये इस अहवाल की सिफारिशों का क्रश है यहाँ। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि विस्तृत रिपोर्ट है,
अहवाल भी विस्तृत है, मगर यहाँ मात्र हमें रेफरेंस लेना है, इसका सार समझना है। तो कुछ ऐसा रिकमेंड किया बालाकृष्ण कमेटी ने। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1991 came up with a bill called NCT 91, NCT ऑफ दिल्ली कह सकते हैं, या इसे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली भी कह सकते हैं। GNCT-D भी कहा जाता है, NCT-D भी कह सकते हैं, दोनों अपने अपने सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये कानून लेकर आया जिसके तहत दिल्ली को ये सारी चीजें, स्पेशल स्टेटस, बाद में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तीनों चीजें दे दी, जो कि बालाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंड की थी। इन रिकमेंडेशंस को केंद्र सरकार ने सीरियसली ले लिया और इसको अप्लाई करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक कानून बना दिया गया, जिसके तहत दिल्ली को 1991 में स्पेशल स्टेटस हासिल हुआ। तो ये इसकी टाइमलाइन है। 1991 से अगर आज दिन तक हम लोग देखें तो काफ़ी सारे मतभेद दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय सरकार के बीच में रहते हैं, जुरिस्डिक्शन को लेकर, ऑटोनॉमी को लेकर, निर्णयों को लेकर, डिस्क्रिप्शन को लेकर। ठीक है, तो वैसे हमने कई सारे संघर्ष देखे हैं दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच से। ठीक है, यहाँ एक और भी बात तय की गई 1991 में कि दिल्ली की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके पास सारे सब्जेक्ट्स होंगे अपार्ट फ्रॉम, सबसे प्रथम तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तीन चीजों के अलावा दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली सारे निर्णय कर सकती है। ये तीन चीजें केंद्र के पास रहेगी, सेंटर। अगर अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो अन्य राज्यों के पास ये सारी चीजें होती है। पुलिस की भी जो है, पुलिस जो है वो भी राज्य की ही होती है, पब्लिक ऑर्डर है वो भी राज्य का ही होता है, और साथ ही में लैंड को लेकर कुछ निर्णय होते हैं, कुछ सत्ताएं होती है, वो भी राज्य सरकार की ही होती है। मगर यहाँ इस कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 1991 के तहत ये तीन चीज़ें सेंटर को दी गई और बाकी की सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसला कर सकता है, जो कि निर्वाचित होकर आया हो। तो ये इसकी टाइमलाइन है। तो इस तरीके से दिल्ली जो है वो 1951 में जो उसको स्टेटस मिला था, फिर बाद में उसके पास से चला गया था, वो फिर से 40 वर्षों के बाद 1991 में रिस्टोर हुआ, ये बात हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट था। मगर आज सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो एक ऐसा बिल लेकर आई है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स में काफ़ी इजाफा कर सकता है। यहाँ क्या कहा गया था कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को निर्णय करना है, मगर अब वो उल्टा हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेशों के ऊपर इनको निर्णय करना होगा, इनको काम करना होगा। तो अपने आप में ये संवैधानिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये कानून है, मगर फिर भी आज बहुमत है। और कहीं कहीं जगह तो ऐसा भी कहा जाता है कि हम लोग आज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के समय में जी रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जो सरकार बनी है और जिस तरीके से प्रशासन प्रबंधन हो रहा है, यह एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक है, एक साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा भी कई विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है। तो यहाँ बहुमत है सरकार के पास, तो सरकार जैसे चाहे कानूनों को यहाँ ला सकती है, उसे पारित करवा सकती है, उसे लागू भी करवा सकती है। तो ये कुछ बात है दिल्ली की टाइमलाइन की। अब हमें आगे देखना है यह कानून के बारे में, जो बिल है। वैसे तो ये अभी कानून नहीं बना, मगर भावी समय में बन जाएगा संभवतः। तो अगर इसके बारे में देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझनी है, जिसकी शुरुआत हम लोग उसमें दिए गए मुख्य प्रावधान से करेंगे कि यह कानून में मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। देखेंगे, देखिए ये प्रोविजंस ऑफ द बिल है। 4 मुख्य बिंदुओं को लेकर हमें समझना है। 4 मुख्य बिंदुओं में ये प्रोविजन सारी विभाजित है। देखेंगे, सबसे प्रथम
गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। यस, देखिए, गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, सरकार की व्याख्या को ही यह कानून ने बदल के रख दिया। किसी भी जगह अगर सरकार का उल्लेख आए तो वो माना जाएगा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहे हैं, ना कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। वरना होना क्या चाहिए? होना चाहिए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट कहा जा सकती है। मगर यहाँ इसकी व्याख्या के साथ टेम्परिंग हुआ है और गवर्नमेंट की व्याख्या को बदल के कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर। The expression government referred to in any law to be made by the legislative assembly shall mean the lieutenant governor। दूसरा, widening the discretion power of lieutenant governor, यानी कि उप राज्यपाल की विवेक शक्ति में इंक्रीमेंट या इजाफा या बढ़ोतरी हम लोग कह सकते हैं। The bill gives the discretionary power to the lieutenant governor even in the matters where the legislative assembly of Delhi is empowered to make law। हमने देखा था पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, अपार्ट फ्रॉम दिस सारी सत्ता लेजिस्लेटिव असेंबली में निहित है। मगर यहाँ जो सत्ता लेजिस्लेटिव असेंबली में निहित है उन मुद्दों के ऊपर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सत्ता यहाँ बढ़ाने का प्रयास इस कानून के द्वारा, इस बिल के द्वारा हो रहा है। तीसरा मुद्दा, नेसेसरीली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। इट सीक्स टू एंश्योर दैट the lieutenant governor is necessarily granted an opportunity to give his or her opinion before any decision taken by the council of minister। necessarily granted the opportunity, यह अनिवार्य है कि राज्यपाल को अपना मत रखने का अवसर दिया जाए, मत रखने का मौका दिया जाए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेने के पहले, किसी भी प्रशासनिक निर्णयों के पहले, कि क्या ऐसा निर्णय किया जाए। अगर लेफ्टिनेंट जनरल बोले हाँ तो ही किया जा सकता है। वैसा होना क्या चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले कि इन अ पब्लिक इंटरेस्ट ये निर्णय हमें लेने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलता है कि यस, अगर आपको लग रहा है तो ये निर्णय हमें लेने हैं और लेने ही है। मगर यहाँ विरुद्ध परिस्थिति हमें देखने को मिलती है, कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। साथ ही चौथा मुद्दा देखें तो रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, द अमेंडमेंट आल्सो सेज दैट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट मेक एनी रूल टू एनेबल इटसेल्फ टू कंसीडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल और कंडक्ट इंक्वायरीज इन द रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अगर हम लोग लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट प्रोसीजर की बात करें तो स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट प्रोसीजर के बारे में नियम, नीति नियम, कानून जो है वे पार्लियामेंट के द्वारा ही घड़े जाएंगे। तो यहाँ दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर उनके रोज जो है प्रतिदिन के जो प्रशासनिक निर्णय है, अगर वो यहाँ लेने हैं तो यही गृह लेगा। दिल्ली विधानसभा के प्रशासनिक निर्णय सांसद क्यों लेगी? क्यों अन्य राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या लेजिस्लेटिव असेंबली लेंगे? तो ये तो स्वाभाविक रूप है। मगर यहाँ फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पावर है वो यहाँ काट दिया गया है। उनके ऊपर से कुछ चीज़ों को ले लिया गया है उनके हाथ में से। तो ये यहाँ बहुत ही गंभीर बात है। तो ये सारी प्रोविजंस ऑफ द बिल है, ये सारे मुख्य प्रावधान है बिल के। वैसे तो बिल थोड़ा बड़ा है, मगर अगर इसके सार की बात करें तो इसमें सारा इसका निष्कर्ष निहित है और हमें एज ए स्टूडेंट हमें यही याद रखना है और यही चीज़ें समझनी होती है। तो ये बात है। प्लस अगर आगे देखें सुप्रीम कोर्ट का रुख, तो ये अच्छी चीज़ है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में 5 जजों की बेंच थी, ने अपना एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सत्ता मर्यादित रहनी चाहिए। कहां तक? वो 3 विषयों तक, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड तक। अन्य जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर सत्ता लेजिस्लेटिव असेंबली की रहनी चाहिए। यानी कि इन विषयों के अलावा किसी भी विषय के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, ऐसा साफ तौर से सुप्रीम ने 2018 में कह दिया था। मगर फिर भी उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कानून लाना, ऐसे प्रावधानों वाले कानून लाना जो कि अपने आप में दिल्ली की निर्वाचित सरकार को दुर्बल बनाए,
वो अपने आप में एक शर्मजनक बाबत है। तो ये बात है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो है उसका ये रुख था और उसने ऐसा रूल किया था। फिर यहाँ ये भी एक मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर काम करना होगा, की सलाह पर काम करना होगा। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2018। और ये 5 जजों की यह खंडपीठ है, संवैधानिक खंडपीठ, जिसके द्वारा यह फैसला सुनाया गया था। तो आज का जो बिल देखे तो साफ तौर से हमें मालूम पड़ता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की अवमानना थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रणाली प्रस्थापित की थी, इसकी अवमानना थी, ऐसा हमें यह देखने को जो है मिलता है, या इसे देख के हमें लगता है। फिर बाद में अगर आगे देखें तो हमें 1991 का जो पूरा लॉ था जिसने दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया, उसे भी थोड़ा ब्रीफली देखेंगे, उसकी भी झांकी करेंगे, जिसके तहत जो हमने देखा कि इट वॉज ए 69th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट GNCTD 1991 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अनुच्छेद ऐड किए गए, 239 AA एंड 239 BB। ये दोनों 8वें भाग में, हमारे संविधान के 8वें भाग में, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है, इसमें ऐड किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली को एक मुख्यमंत्री मिला निर्वाचित, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी सलाह पर काम करेंगे इन द सब्जेक्ट्स अदर देन दैट 3 सब्जेक्ट्स which were under the purview of central government and were administered by लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बात है, ये 2 अनुच्छेदों को यहाँ डाल दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा आज के दिन ऐसा पक्ष रखा जा रहा है, ऐसी दलील की जा रही है कि 1991 का जो ये एक्ट था, इसमें कोई स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं था। स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नॉट प्रेजेंट। उसमें मात्र और मात्र रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई थी, डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी। दूसरी कोई स्ट्रक्चरल माहिती नहीं थी कि कैसे एग्जीक्यूशन हो, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो उसको लेकर यहाँ केंद्र सरकार आज बोल रही है कि अमेंडमेंट लाना जरूरी था। और आज का बिल इफ संसद में से पारित हो गया, फिर बाद में जो है प्रेसिडेंट से भी उसे एसेंट मिल गई, तो इसमें संशोधन करेगा आज का बिल। यह एक्ट में कुछ संशोधन करेगा, कुछ प्रावधानों को जो है निकालेगा, कुछ प्रावधानों को उसमें जोड़ेगा। तो ये बात है, ये 1991 का बिल था, जिसके तहत 2 महत्वपूर्ण कानून यहाँ जो है भारत के संविधान में डाले गए थे, और जिसकी वजह से आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया था। तो ये पूरी बात है। अब अगर आगे देखें तो दोनों पक्षों को हमें थोड़ा समझना है। कुछ बिंदु है जो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। एक बाजू केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि है माननीय हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, और दूसरी बाजू दिल्ली के मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी। दोनों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई गई इस बिल को लेकर। समझेंगे, सबसे प्रथम केंद्र सरकार का पक्ष समझेंगे, जिसके द्वारा यह बिल पारित किया जा रहा है, और साथ में समझेंगे केजरीवाल का पक्ष, जिसके ऊपर यह केंद्र सरकार का बिल अगर पारित हो गया तो हावी हो सकता है। दोनों के पक्ष एक एक करके समझेंगे। सबसे प्रथम सेंटर की बात करेंगे। द टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ देख ली है, तो हम लोग सीधा यही देखेंगे। लास्ट एक कोट है जो कि हमारे अमित शाह ने बोला है, मैं कोट करता हूँ उसे। बिल विल डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस ऑफ नेशनल कैपिटल एज इंटरप्रिटेड बाय SC। हमारे माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि यह बिल के द्वारा दिल्ली में प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो तय होगी, वो सुस्पष्ट होगी। और ये बिल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से विश्लेषण किया है,
वह विश्लेषण के ऊपर संपूर्ण रूप से आधारित है, ऐसा हमारे माननीय होम मंत्री ने कहा। और जैसे हमने बिल देखा और पूरी परिस्थिति देखी, तो आपको भी इवेल्युएट करना है कि क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं वो सही है, या हमने जो बातें की, हमने जो चित्र देखा वो सही है। साथ ही अगर केजरीवाल की बात करें तो मैं उसे भी कोट करूंगा। उन्होंने कहा है, आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ दिल्ली, बीजेपी seeks to drastically curtail the powers of elected government. Bill is delusion of सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। कि दिल्ली में जनता ने प्रतिशत नहीं दिया, जनता के सामने दिल्ली में हार गए भाजपा, तो अब भाजपा जो है वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर के पीछे पड़े हैं, उनका पावर काट रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो उसका जो फैसला था, उसका जो जजमेंट था, उसकी यह अवमानना है, ऐसा यहाँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुस्पष्ट रूप से, साफ तौर से कह दिया है। तो ये दोनों के पक्ष है। तो यही बात है आज की इस चर्चा में, बहुत ही अहम मुद्दा था। साथ ही में जो यहाँ हमने बातें देखी, जो टाइमलाइन देखी, वो भी अति महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए, और इसमें से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 100% इसके चांसेस है, 100% इसके चांसेस है। अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसके तहत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हमारे सामने 4 कथन मौजूद है। सबसे प्रथम, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 1956 में बनाया गया। दूसरा, बालकृष्णन समिति के अहवाल आधारित दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। तीसरा कथन, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश थे। और चौथा, 71वें संवैधानिक संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया गया। यह 4 कथनों को आपको पहले पढ़ना है, समझना है, और इनमें से सत्य वाक्यों को चुनना है। हमारे सामने ऑप्शन भी है, जिसके तहत ए सारे के सारे सच्चे हैं, ए विच मीन्स 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सच्चे हैं। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सच्चे हैं। ऑप्शन डी केवल 3 और 4 सच्चे हैं। आपको इसका सही जवाब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन से प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद पिंड किया जाएगा, ताकि आप वहां से रेफरेंस ले सके। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे महत्वपूर्ण संपादन के साथ, संपादकीय लेख के साथ, अच्छे से विश्लेषण व अध्ययन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।